नमस्कार सभी को। आज की क्लास है अपनी HTP फर्स्ट ईयर के लिए यूरिनरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र। इससे पीछे अपन ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र, तो वो अपना क्लियर हो गया और आज अपना नया चैप्टर है उत्सर्जन तंत्र। पहली चीज़ तो यही है कि उत्सर्जन के अंग कौन कौन से हैं, उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं। तो इसके अंदर 4-5 अंग आते हैं। पहला आता है इसमें किडनी, उसके बाद आता है यूरेटर, उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद आता है यूरेथ्रा। मतलब पहला वक्र हिंदी में बोले तो, दूसरा मूत्र नलिका, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर और चौथा है यूरेटर। ठीक है, ये 4 अंग हैं। तो इसमें से अपन पहला पढ़ेंगे किडनी। किडनी को हिंदी में बोलते हैं वक्र। इसमें है कि ये 2 होती है। पहली चीज़ तो यही है, संख्या के अंदर 2 होती है, लेफ्ट और राइट, दाईं और बाईं, बाईं और दाईं। राइट को बोलते हैं दायां, लेफ्ट को बोलते हैं बायां। उसके बाद है इसकी लोकेशन क्या होती है। लोकेशन है स्थित, कहाँ स्थित होती है बॉडी के अंदर। तो ये होती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, उदरी गुहा में किडनी पाई जाती है। इसके बाद है जो कि लोबुलेटेड होती है। किडनी है लोबुलेटेड का मतलब है खंडों में बटी हुई होती है, और वो भी गाय, भैंस और कुत्ते के अंदर। गाय, भैंस और कुत्ते में किडनी है वो लोबुलेटेड होती है, खंडों के अंदर बटी होती है। लेकिन भेड़, बकरी में किडनी है वो नॉन लोबुलेटेड होती है, मतलब खंडों के अंदर नहीं बटी होती है। इसके बाद आता है इसका आकार, आकृति किस तरह से होती है। तो आकृति के अंदर है कि जितने भी रूमिनेंट्स एनिमल है ना, जो जुगाली करते हैं, उन सभी में किडनी है वो बीन शेप होती है। बीन शेप का मतलब है सेव के बीज के समान। और जो हॉर्स के अंदर होती है उसमें दोनों किडनियाँ अलग अलग शेप की होती है। राइट किडनी होती है ना, वो होती है हार्ट शेप की, और जो लेफ्ट किडनी होती है वो होती है बीन शेप की, और नॉन लोबुलेटेड तो होती ही है। ठीक है, राइट किडनी है और उसके अंदर हार्ट शेप होती है, लेफ्ट किडनी बीन शेप होती है। इसके बाद आता है कि पोल्ट्री में क्या शेप है इसका, पोल्ट्री में क्या स्थिति है। तो पोल्ट्री के अंदर किडनी है वो लोबुलेटेड तो है ही है, मतलब खंडों के अंदर बटी होती है, और लॉन्ग सर्कुलेटेड शेप है, मतलब लंबी है और बेलनाकार है। और इसकी जो पोल्ट्री की है, मुर्गियों की किडनी, वो 3 भाग में बटी होती है। ये पहला भाग, दूसरा और तीसरा, इस तरह से भाग में डिवाइड हो रखी है। मतलब लोबुलेटेड है, लेकिन लोब कितने हैं? 3 है। पहला लोब कहलाता है इसका क्रेनियल, दूसरा कहलाता है मिडल, और तीसरा कहलाता है पोस्टीरियर या कोडल भाग। 3 भाग में बटी होती है पोल्ट्री की किडनी, मुर्गियों की। और लॉन्ग सर्कुलर शेप की होती है, मतलब बेलनाकार शेप की किडनी पाई जाती है। जबकि गाय, भैंस के अंदर जो रूमिनेंट्स है उनके अंदर बीन शेप होती है, सेव के बीज के समान। और उसके अंदर राइट किडनी है वो हार्ट के समान होती है, और लेफ्ट किडनी बीन शेप होती है। इसके बाद आता है अपना किडनी में कि जो राइट किडनी होती है ना अपनी, जो रूमिनेंट्स एनिमल है, रूमिनेंट्स में कौन कौन से आते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी है। इनकी जो राइट किडनी होती है वो एक जगह फिक्स होती है, फिक्स का मतलब स्थायी होती है। जबकि जो लेफ्ट किडनी होती है वो फ्लोटिंग होती है। फ्लोटिंग का मतलब तैरती हुई, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे खिसकती रहती है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग, तैरती हुई किडनी। तो वह पाई जाती है लेफ्ट किडनी। और किसमें? रूमिनेंट्स एनिमल में। ध्यान रखना ये भी कारण है इसका, क्योंकि रुमन के कारण, रुमन का जब चारा खा पी लेता है पशु, तो रुमन फूल जाता है, तो उसके कारण किडनी है वो वर्टिब्रा के पास चली जाती है। और जब पेट खाली होता है तो वापस एब्डोमिनल कैविटी में नीचे की ओर, तल की ओर चली जाती है, इसलिए ये फ्लोटिंग कहलाती है लेफ्ट किडनी। इसके बाद है कि जो ये किडनी, ये तो भाई लेफ्ट किडनी है, ये तो फ्लोटिंग है, मतलब इसकी कोई स्थिति फिक्स नहीं है भाई कहाँ मिलेगी। लेकिन जो राइट किडनी है उसकी स्थिति है, लोकेशन है, मतलब ये इस जगह पर मिलेगी। तो कहाँ पर मिलेगी? लास्ट रिब,
जो अंतिम पसली है उससे लेकर 1 से 2 लंबार वर्टिब्रा के बीच में राइट किडनी मिलती है या पाई जाती है। अंतिम पसली से लेकर 1 से 2 लंबार वर्टिब्रा के बीच में राइट किडनी मिलती है, जबकि मुर्गियों के अंदर यह वर्टिब्रा के पास ही रहती है। इसके बाद आता है कि किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो है नेफ्रॉन। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। ध्यान रखना भाई, नेफ्रॉन है वो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब कई सारे नेफ्रॉन मिलकर किडनी बनाते हैं, मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन आपस में मिलते हैं और वो एक किडनी की संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसके कार्य के लिए भी नेफ्रॉन ही जिम्मेदार है। मतलब नेफ्रॉन के द्वारा ही यूरिन छन के किडनी में आता है, फिर किडनी के द्वारा सीधा यूरेथ्रा के अंदर डाल दिया जाता है। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर में डालता है और ब्लैडर फिर यूरेथ्रा के माध्यम से पास आउट कर देता है यूरिन को। मैंने पहले भाग बता दिए थे आपको कि उत्सर्जन तंत्र के अंग कौन कौन से नाम, तो अब देख लो यहाँ चित्र भी बना रखा मैंने। ये तो है आपके किडनी 1 दोनों, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। फिर ये यूरेटर है, मतलब मूत्र नलिका। उसके बाद है ये यूरिनरी ब्लैडर है, उसके बाद ये यूरेथ्रा आएगा। ठीक है, ये 4 अंग है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और किडनी। किडनी 2 होती है, राइट और लेफ्ट। ठीक, अब देखो जो किडनी के अंदर जो ब्लड सप्लाई करती है ना, शुद्ध रक्त ले जाती है, उस धमनी का नाम है रीनल आर्टरी। रीनल बोलते हैं ज़्यादातर। जो रीनल जहाँ शब्द आ जाए उसका मतलब है कि वो यूरिनरी सिस्टम से संबंधित शब्द है। तो रीनल आर्टरी है जो किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई करती है, शुद्ध रक्त लाती है। और रीनल वेन है वो किडनी से अशुद्ध रक्त को बाहर निकालती है, ये काम करती है। इसके बाद कुछ शब्द आता है कि जहाँ पर रीनल वेन, रीनल आर्टरी और यूरेटर किडनी के जिस भाग पर मिलते हैं उस जगह को हाइलस बोलते हैं। ध्यान रखना, किडनी में रीनल आर्टरी, रीनल वेन व यूरेटर जिस जगह मिलते हैं उस जगह को हाइलस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है, जहाँ रीनल आर्टरी, यूरेटर और रीनल वेन मिलती हैं उस स्थान को हाइलस कहते हैं। अब अपना आ जाता है कि भाई मैंने बता दिया था कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तो अब देखो इस नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे अपन। किडनी ही पढ़ रहे हैं लेकिन किडनी के अंदर जो इसको बनाने वाली चीज़ है, मेन चीज़, वो नेफ्रॉन ही है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो मेन चीज़ है वो नेफ्रॉन ही है। आपको यही पढ़ना है और ये समझ में आ गया तो फिर पूरा यूरिनरी सिस्टम समझ में आ गया। अब देखो नेफ्रॉन है ये किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जिस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम की थी ना संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई एल्वेलाई, उसी तरह से किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। अब देखो नेफ्रॉन के 5 भाग होते हैं। मैंने यहाँ पर चित्र बना रखा है, ये 5 तो भाग तो मैंने नाम लिख रखा है, लेकिन यहाँ नीचे चित्र देख लो, इससे समझ आओगे। तो कुछ इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन की, जो मैंने यहाँ बना रखी है, मतलब समझने के लिए बना रखी है, लेकिन इसी तरह से अनुमान के अनुसार इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन की। तो सबसे ऊपर का भाग होता है, उस भाग को बोलते हैं बोमान्स कैप्सूल, या इस भाग को बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। पहला भाग है नेफ्रॉन का बोमान्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलर कैप्सूल। उसके बाद जस्ट बोमान कैप्सूल के नीचे का भाग है, ये कहलाता है पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। मतलब एक प्रोक्सिमल का तो मतलब है कि समीपस्थ नलिका है, हिंदी में बोले तो समीपस्थ सम्मिलित या कुंडलित नलिका एक ही चीज़ है, एक तरह से घूमी हुई होती है। समीपस्थ का तो मतलब हो गया कि बोमान्स कैप्सूल के नज़दीक है ये नली। उसके बाद हो गया कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है घूमी हुई नलिका, ट्यूब का मतलब है नली। इसका पूरा हिंदी में अर्थ देखे तो इस बोमान्स कैप्सूल के जस्ट नज़दीक वाली जो नली होती है उसको पीसीटी के नाम से जानते हैं। उसका पूरा फुल फॉर्म होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। उसके बाद आता है पीसीटी के जस्ट आगे का भाग आता है, उसको बोलते हैं हेनले लूप। जो पीसीटी और डीसीटी मतलब हेनले लूप के बाद का भाग है वो डीसीटी कहलाता है।
इनके बीच का जो भाग होता है वो एनल लूप कहलाता है। कुल मिला के बात यह है कि पीसीटी के बाद का भाग एनल लूप कहलाता है। ये तीसरा भाग हो गया नेफ्रॉन का। उसके बाद एनल लूप के बाद में आता है डीसीटी। डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, मतलब दूरस्थ नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है घूमी हुई, और डिस्टल का मतलब दूर, मतलब बोमांस कैप्सूल के दूर की नलिका डीसीटी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आता है डीसीटी के बाद में यहाँ पर ये ऊपर वाली नहीं, ये यहाँ तक का जो है ना, ये भाग इतना सा, ये भाग कहलाता है सीटी। सीटी का मतलब होता है कलेक्टिंग ट्यूब, मतलब ये यूरिन को कलेक्ट करती है एक तरह से। फिर कलेक्ट करके सभी नेफ्रॉन कलेक्ट कर लेती है और इस यूरिन को इस एक नली में डाल देती है। उस नली को बोलते हैं, मैं भूल गया शायद क्या बोलते हैं उस नली को, हाँ डक्ट ऑफ बेलिन बोलते हैं इस नली को। मतलब एक नेफ्रॉन ये जुड़ेगा, फिर ये जुड़ेगा, बहुत सारे नेफ्रॉन आकर इस डक्ट ऑफ बेलिन के अंदर यूरिन डालते हैं, और फिर ये यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरेथ्रा में जाकर पास आउट हो जाता है। इस तरह से होता है। तो ये 5 भाग है नेफ्रॉन के, नाम याद रखना, पूछता भी है। बोमांस कैप्सूल है पहला, इसी बोमांस कैप्सूल को ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी बोलते हैं। दूसरा भाग है नेफ्रॉन का पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ संवलित या कुंडलित नलिका। उसके बाद आता है हेनले लूप, उसके बाद आता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, दूरस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद आता है सीटी, कलेक्टिंग ट्यूब, मतलब संग्रहित नलिका। ये 5 भाग है नेफ्रॉन के। ठीक है, आज तो अपना इतना ही है, कल और पढ़ेंगे। ठीक है।